जो सबसे बढ़िया बात था कि डिटेल सॉल्यूशन भी था, मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो वो भी पता चल रहा था। तो इसीलिए पर्टिकुलरली सीएसआई नेट के लिए मेरा हर दिन पे 3-4 घंटे ही मैं दे पाता था। हाँ। ऐसे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन बहुत बार हुआ है मेरा। पार्ट ए को कभी नेग्लेक्ट मत करना चाहिए। और एक बात मैं बोलूंगा, प्रिपरेशन के टाइम मेरा जो गलती हुआ था कि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका नाम सोमनाथ है। इन्होंने इस बार सीएसआर नेट का एग्जाम AIR 81 JRF के साथ क्लियर किया है और इनकी परसेंटाइल 99.7 थी। सो सोमनाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो सोमनाथ, कैसा लग रहा है AIR इतनी अच्छी क्लियर करके, आपको सीएसआर नेट एग्जाम क्लियर करके किस तरीके से फील आ रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब सीएसआई नेट तो मतलब हर एमएससी स्टूडेंट का एक टारगेट होता है, तो वो हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोमनाथ, कहाँ से मन में आया कि सीएसआर नेट जैसा एक एग्जाम देना है? मन मन कहाँ से बना आपका? मेरा शुरू से जब बीएससी पढ़ रहा था तो मेरा टारगेट था कि पीएचडी करने का। तो अभी तो मतलब पीएचडी के लिए जेआरएफ होना मतलब लगभग मैंडेटरी है। तो बहुत जो 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 अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो वहाँ पे तो जेआरएफ के बिना नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सोचा था कि सीएसआई नेट देना है। तो सोमनाथ, आप अपने बारे में बताओ कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं अपना स्कूलिंग वेस्ट बंगाल से ही किया था। और मैं अपना बीएससी किया था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जेआईएस यूनिवर्सिटी कोलकाता से। और अच्छा। उसके बाद मैं अभी एमएससी का फर्स्ट ईयर पे हूँ और एमएससी कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर, बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अभी आप अपने फर्स्ट ईयर में ही है एमएससी के? हाँ हाँ। आपने अभी तक एमएससी नहीं कंप्लीट किया? अरे वाह, आपने फर्स्ट ईयर में क्लियर कर दिया। मतलब आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस अब अवेलेबल है, आप आराम से पीएचडी में एनरोल हो सकते हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है। फर्स्ट हाँ ईयर में हाँ। क्लियर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो सोमनाथ, बंसल बायोलॉजी के साथ कैसे जुड़े? आपको कैसे पता चला बंसल बायोलॉजी जैसा कोई इंस्टीट्यूट है, यूट्यूब है? मैम पहले तो मतलब बीएससी पे एक्चुअली मुझे फर्स्ट पता चला था, हम्म। क्योंकि मेरा बहुत सारा बीएससी का जो टॉपिक था हम्म। तो वो जब मैं सर्च किया था यूट्यूब पे तो वहाँ पे बंसल बायोलॉजी चैनल का नाम आया था। तो वहाँ से ही मुझे पहला मालूम हुआ कि ऐसे चैनल है। हाँ हाँ। तो उसके बाद मैं बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स देखता था जो जो टॉपिक पे दिक्कत होती थी। तो उसके बाद मैं इस साल सीएसआई नेट के लिए मैं बंसल बायोलॉजी से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज लिया था। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जो गेट एक्सेल, गेट बीटी और सीएसआई नेट था, तो मैं गेट बीटी का भी प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं वो सीरीज लिया था। अच्छा। तो आपने सीएसआर नेट, गेट बीटी और गेट एक्सेल की टेस्ट सीरीज थी आपके पास, तो वो आपको लगा कि इन एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल थी वो? हाँ हाँ, बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब हर यूनिट का क्वेश्चंस था, मॉक टेस्ट था पूरा सिलेबस का। और जो सबसे बढ़िया बात था कि डिटेल सॉल्यूशन भी था, मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो वो भी पता चल रहा था। तो इसीलिए वो बहुत हेल्पफुल था। सो अब ये बताइए सोमनाथ, आपने क्लियर कर लिया इस बार सीएसआर नेट का एग्जाम, तो कितनी यूनिट्स आपने इस बार टारगेट की थी? मैंने जैसे कि बोला कि मैं फर्स्ट ईयर पे हूँ, तो हम्म। कुछ साल मतलब कुछ महीने पहले ही मैं बीएससी कंप्लीट हुआ। तो इसलिए पूरा यूनिट मैं कवर नहीं कर पाया। मैं ऐसे 7-8 यूनिट को टारगेट किया था और उसी से मतलब पढ़ के गया। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने सारा यूनिट से कवर किया था। ठीक है। लेकिन थियोरी मैं 7-8 यूनिट का ही कवर किया था। और कौन कौन सी वो 7-8 यूनिट थी, आपको कुछ याद है? कौन कौन सी यूनिट आपने अच्छे से हाँ की? मैंने हाँ मैंने मेथड्स इन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब किए थे। और सेल बायोलॉजी? हाँ, सेल बायोलॉजी के सेल सिग्नलिंग के पार्ट किए थे। क्योंकि सेल ये बायो सब। बेसिक है ना, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। हाँ हाँ। बायो बहुत बेस बनाती है हाँ, और इसी। सेल सिग्नलिंग से भी काफी क्वेश्चंस आता है, तो इसीलिए सेल सिग्नलिंग भी करा। तो आपका रूटीन क्या रहता था सोमनाथ? किस तरीके से आप पढ़ते? बिकॉज आप फर्स्ट ईयर में, ऑब्वियसली बात है, कॉलेज की क्लासेस चलती होंगी, प्रैक्टिकल्स चलते होंगे, सीएसआर की तैयारी करनी है, मैनेज कैसे करते थे? हाँ मैम, एक्चुअली टाइम का तो एक दिक्कत रहता है। तो क्योंकि मेरा घर आते आते ही मतलब लैब चलता है, तो घर आते आते ही 7-7:30 तो एवरेज बच जाता है। तो इसीलिए मतलब उसके बाद मुझे रात में मतलब 5 घंटे ही मिलता था और सुबह 1 घंटे। तो यही मतलब उसके अंदर एमएससी का भी पढ़ना होता था। तो पर्टिकुलरली सीएसआई नेट के लिए मेरा हर दिन पे 3-4 घंटे ही मैं दे पाता था, उससे ज्यादा नहीं। और उन 3-4 घंटे में आप कैसे पढ़ते थे? कोई स्ट्रैटेजी बता सकते हो? बिकॉज टेस्ट सीरीज तो आपने बच्चा बायोलॉजी पे ज्वाइन कर ली, बाकी आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे।
तो किस तरीके से आप पढ़ते थे, कोई स्ट्रैटेजी बच्चों को बता सकते हो? एक्चुअली पहले एक चीज करता था कि जिस टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो हाँ। उसका पीओक्यू में 5 6 7 प्रैक्टिस कर अच्छा। लेता था। तो हाँ। ये करता था क्योंकि तब मुझे मतलब थोड़ा सा बीएससी के ऊपर जो बेसिक था, नॉलेज था उस पे, वो सिर्फ मुझे पता था। तो मैं जब वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था तो मुझे पता होता था कि अच्छा तो इसके ऊपर भी एक चीज है जो मुझे जानना है। तो एक इंटरेस्ट आता था कि अच्छा ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। हाँ। हाँ। तो हाँ। इसके बाद मैं उस चैप्टर का थ्योरी कवर करता था, और फिर जब थ्योरी हो जाता था तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जो मतलब पीवाईक्यू है और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने हैं मैं मैक्सिमम कोशिश करता था कि क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किया जाए। और जो ये आप थियोरी कवर करते थे वो कैसे कवर करते थे? जैसे अगर मैं आपसे बिल्कुल एक ऐसे स्टूडेंट के जैसे पूछूं जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो आप सिलेबस देखते थे, फिर यूट्यूब पे सर्च करते थे, स्टैंडर्ड बुक देखते थे, किस तरीके से आप करते थे? मैं एमएससी के लिए तो स्टैंडर्ड्स बुक जरूरी है, तो वो तो पढ़ना ही पड़ता था। तो इसीलिए, और एमएससी का हमारा सिलेबस ही ऐसा है कि फर्स्ट ईयर पे लगभग सीएसआई नेट का जो टॉपिक्स है तो वो अच्छा। कवर हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड बुक से तो काफ़ी मदद मिली थी। और हाँ। ऐसे भी जो मार्केट पे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं थ्योरी के, तो वो मैंने पढ़ा था। हम्म। और यूट्यूब लेक्चर से मैं क्लासेस देखता था। तो ऐसे बुक्स वीडियो ये सब देख के मेरा थ्योरी कवर हुआ था। अच्छा। तो सोमनाथ, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो आपके कॉलेज के लेक्चर्स थे वो भी उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया था? बहुत बहुत हेल्प किया था, क्योंकि जैसे कि सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये सब फर्स्ट सेमेस्टर पे ही हमारा था। तो इसीलिए वो जो हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़े थे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया था। तो इसीलिए उस पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, स्टैंडर्ड बुक्स से ही काम हो गया। और स्टैंडर्ड बुक्स आपने कौन सारी यूनिट्स के लिए रेफर की थी जितनी आपने की, या फिर कुछ कुछ के लिए रेफर की थी? स्टैंडर्ड बुक्स बेसिकली मैं सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो इस टॉपिक्स के लिए मैं स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किया था। ठीक है। और नाम, उन बुक का नाम आप बता पाएंगे स्टूडेंट्स को? हाँ, मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए मैं गिलबर्ट पढ़ा था। और और सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए ब्रूस एल्बर्ट्स बहुत अच्छा है। थोड़ा हाँ। लैंग्वेज उसका टफ है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर किया जाए तो एल्बर्ट्स एक बार मतलब पूरा कवर करने का, मतलब वो बहुत बहुत ही मतलब उससे मतलब एमएससी का एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैं कहूँगा। ब्रूस एल्बर्ट्स एक अच्छी बुक है सीएसआईआर के। अगर आप काफी क्वेश्चंस देखोगे ना, वो ब्रूस एल्बर्ट से डायरेक्ट डायरेक्ट उनकी लाइन टू लाइन हाँ, आई हुई है, और उन्होंने छापी हुई है सीएसआर वालों ने। और उसका बहुत मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है एकदम सही। मैं ये भी पूछना चाहूंगी सोमनाथ आपसे कि आप जो मॉक टेस्ट है उनको आप किस तरीके से यूज करते थे? आप एक बार चैप्टर पढ़ लेते थे, फिर आप बंसल बायोलॉजी पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और उसके बाद फिर आप एनालिसिस कैसे करते थे? तो ये आप टेस्ट सीरीज आपने यूज कैसे किया, आप एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को वो भी बता पाओगे? हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सपोज एक मैं बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहा हूँ। तो हम्म। मैंने बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, हम्म। तो उससे रिलेटेड मैंने जैसे कि बोला कि बंसल बायोलॉजी पे हर यूनिट का क्वेश्चन प्रैक्टिस होते थे, ऐसे 10 11 क्वेश्चन होते थे। तो मैं वो टॉपिक किया। उसके बाद मैं वो जो टॉपिक का जो क्वेश्चन है मैं वो किया। और उसके बाद जब बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया और सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, तो ऐप उस ऐप पे मतलब उस सीरीज पे ऐसा भी था कि कुछ चैप्टर्स लेके एक साथ कंबाइन। यूनिट टेस्ट था। हम्म। हम्म। हाँ, तो हम्म। ऐसे 2 3 चैप्टर कवर करने के बाद एक किया। और जब 7 8 ही मतलब कंप्लीट हो गया था, तब मैं जो मॉक टेस्ट पूरा होल सिलेबस के ऊपर होता है तो मैं वो फिर किया। तो इससे आपको ऐसा लगा कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह में भी कहीं हेल्प हुई? क्योंकि ना जब हम एग्जाम देते हैं ना, स्पेशली सीएसआई नेट का बहुत बड़ा पेपर है, इतने सारे क्वेश्चन है उसमें, आपको चूज करना, पैनिक कर जाते हो। तो उसमें कहीं हेल्प होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके? हाँ हाँ, उस पर बहुत हेल्प होती है। इसीलिए मैं सबको ही बोलता हूँ मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दिया जाए वो अच्छा है। क्योंकि मॉक टेस्ट एक टाइम मैनेजमेंट को बहुत मतलब हेल्प करता है कि कैसे हमें एग्जाम पे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, इजी क्वेश्चन पे हो या हार्ड क्वेश्चन पे हो। तो वो बहुत हेल्प हुआ है। और सोमना, तुमने कोई नोट्स बनाए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? नोट्स बनाते थे तुम? मैम नोट्स मतलब मैं ऐसे मतलब डिटेल्ड नोट्स नहीं लिखता था मैं। ऐसे मतलब एक टॉपिक पे अगर कोई मतलब मुझे इंपॉर्टेंट टर्म मिला है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला है, मैं उस टर्म को मतलब ऐसे एक लाइन पे लिख कर रखता था। और वो एक बार मतलब फिर से जब रिवीजन करने के टाइम एक बार पढ़ लेता था। तो ऐसे मतलब नोट्स वगैरह नहीं बना है, मतलब ऐसे टर्म ऐसे लिख रखता था।
और जो रिवीजन करते थे, आपने एक यूनिट कितनी बार रिवाइज की होगी? क्योंकि सीएसआर नेट में, स्पेशली लाइफ साइंस में, इतना रटना पड़ता है, रटना भी नहीं कह सकते हम, इतना याद रखना होता है, क्योंकि डेफ बायो में इतने सारे फैक्टर्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतने सारे फैक्टर्स है, तो वी हैव टू रिमेम्बर देम। तो आपने कितनी बार हाँ, रिवीजन किया होगा? तो ऐसे गिन के नहीं किया, मतलब मैंने जो बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक होता था कि जब मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन हाँ। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ। तो जब मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो जिस क्वेश्चन पे गलत होता था वो मुझे हमेशा याद रहता था कि अच्छा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट में मेरा गलत हुआ है। और फिर जब मैं यूनिट टेस्ट दे रहा था तो फिर से जब ऐसे दो तीन चैप्टर मिला के यूनिट टेस्ट दे रहा था, उस पर फिर से रिवीजन एक बार हो रहा था। हाँ। ऐसे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन बहुत बार अच्छा। हुआ है मेरा। और मतलब थ्योरी में अगर पूरा थ्योरी कहा जाए तो मैं ऐसे मतलब एक दो बारी रिवीजन किया हूँ। एक बार ही रिवीजन किया हूँ एटलीस्ट। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो सीखा है वो आप अप्लाई कर रहे हो, आपको गलतियां समझ में आ रही है। हम हाँ, रिवीजन करते जाते अपनी गलतियां नहीं समझती। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हेल्प हाँ, करता है इन सब चीजों में। सो आपके एग्जाम हाँ, दिन की बात करें, आपका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था? 3 घंटे कैसे रहे थे आपके, उसके बारे में बताओ। हाँ। एग्जाम में मेरा एक्चुअली मैं स्टार्ट किया था पार्ट सी से। हाँ। तो हाँ। एक गलती मेरा हो गया था कि उस पे बहुत ज्यादा टाइम मैंने ले लिया था, उस पे ही अच्छा। मतलब लगभग 2 घंटे के आसपास मैंने टाइम ले लिया था, 1 घंटे 45 मिनट के आसपास में टाइम ले लिया था। इसीलिए मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था कि पार्ट ए में पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अच्छा। पार्ट ए का क्वेश्चंस मतलब 30 पे 30 आ सकते हैं, अच्छा। लेकिन मेरा टाइम मैनेजमेंट, मेरा वहां पे थोड़ा गलती हो गया कि पार्ट सी में मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, तो ये मेरा गलती हो गया था। बाकी पार्ट बी का इस बार तो क्वेश्चंस मुझे आसान ही लगा था, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत था, तो इसलिए पार्ट बी जल्दी जल्दी हो गया। तो पार्ट ए पे थोड़ा मुझे लगा था कि अगर थोड़ा सा और पहले पार्ट सी कर लेता तो मतलब पार्ट ए के लिए ज्यादा टाइम मिलता था। और आपने हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो याद है आपको कुछ? अब पार्ट सी का तो मैं 25 ही किया था। अच्छा। और पार्ट बी का मैं, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 30 के आसपास ही किया था। अच्छा। और पार्ट ए का शायद मैं 11 12 क्वेश्चन किया था। और कितने गलत हुए थे, ऐसा कुछ याद है, कितने क्वेश्चंस गलत हुए थे? हाँ, पार्ट सी का याद है। पार्ट सी में मेरा बहुत सारा गलत हो गया था, 8 मेरा गलत हो गया था। अच्छा। 17 सही था। तो वहां पे बहुत गलत हुआ था क्योंकि मैंने ट्राई किया था कि जितना ज्यादा न्यूमेरिकल किया जाए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे मार्क्स आ गया था, लेकिन कुछ कुछ जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस थे वहां पे मेरा गलत हो गया। अच्छा। तो उसी पे मेरा ज्यादा नंबर गया है। लेकिन पार्ट बी पे ही मेरा अच्छा, पार्ट बी और पार्ट ए में जितने किया था अच्छा ही था। मतलब पार्ट ए पे 12 में शायद एक गलत हुआ था, बाकी 11 सही था। तो पार्ट बी पे अच्छा नंबर आया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन अच्छा नंबर आया। मतलब पार्ट ए पार्ट बी में आपके मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत मदद कर दी, जितना पार्ट सी में हाँ, आपका नेगेटिव गया वो पार्ट ए और पार्ट बी ने बूस्ट कर दिया, ये हाँ, कह सकते हैं। हाँ। और कुछ अनएक्सपेक्टेड लगा था एग्जाम के टाइम? टेंशन, कॉन्फिडेंस डाउन, ऐसा कुछ लगा? नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता क्योंकि मैं जैसे कि बोला कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो मॉक टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस का इशू नहीं था। तो बाकी ये सभी मतलब वही एक ही दिक्कत हुआ था कि थोड़ा पार्ट सी में थोड़ा ज्यादा टाइम चला गया, नहीं तो बाकी सब ठीक ठाक। और अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे जून 2025 के लिए, अभी एग्जाम फॉर्म्स आए नहीं है बट स्टिल ऑफ ए दिसंबर के लिए, तो आप उन्हें क्या टिप्स ट्रिक्स आप अपनी देना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है कि आपने ये गलतियां की, आपको नहीं लगता कि फ्यूचर एस्पायरेंट करने चाहिए, तो आपको ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स लगते हैं, उन्हें आप जो भी गाइडेंस देना चाहें? हाँ, मैं पहले ही बोलूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा मतलब जितना ज्यादा हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं हम्म। बोलूंगा कि थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब 60:40 रेशियो रखना है। तो हम्म। थ्योरी जितना करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट कर दिया, थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ लिया। सही अगर बात। ऐसे करा भी होता तो मतलब एग्जाम पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट भूल जाता है अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो। और मैं एक बात कहूंगा कि पार्ट ए पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि पार्ट ए को पूरा नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए कि पार्ट ए पे सीएसआई नेट का जो पैटर्न है, तो वो लास्ट 5 6 साल पे पार्ट ए का लगभग सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन आया है। अच्छा। तो पार्ट ए उतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो उस पे 30 में 25 तो एटलीस्ट मतलब मिल जाएगा, अगर मतलब सही किया है तो। तो पार्ट ए को कभी नेग्लेक्ट
मत करना चाहिए। और एक बात मैं बोलूंगा, प्रिपरेशन के टाइम जो मेरा जो गलती हुआ था कि एक बात है कि कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन पे रखना चाहिए। तो हम्म। मेरा केस यही हो गया था कि मैं 2 दिन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उस टाइम बहुत स्पोर्ट्स प्रोग्राम में चल रहा था, तो स्पोर्ट्स में ही मैं पार्टिसिपेट किया था। तो इस पे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हुआ। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए, नहीं तो मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूलना, मतलब इतना भास्ट सिलेबस है। तो हम्म। इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, तभी याद रहेगा। और अगर आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहो सोमनाथ, वैसे तो आपने कहा कि आपको पीएचडी में इंटरेस्ट है, बट स्टिल अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कुछ डिस्कस करना चाहो, आप किसी स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो, या आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट है, वो बताना चाहो। हाँ, मेरा एक एम है कि आईआईएससी में मैं सेल सिग्नलिंग के ऊपर काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो एक है इंडिया में ऑप्शन, और एक मतलब अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरा एक्चुअली गेट पे अच्छा मार्क्स आया था। तो मेरा ये भी एक एम है कि सिंगापुर, जर्मनी, जो जो मतलब इंस्टीट्यूट्स जो जहाँ पे गेट स्कोर को वैलिडिटी देता है, गेट स्कोर से सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी मेरा ट्राई करने का कोशिश है। आपके गेट स्कोर कितना था सोमनाथ, ये भी आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। हाँ, मेरा गेट स्कोर, गेट पे रैंक था 23। गेट स्कोर था 832, और गेट मार्क्स याद नहीं, स्कोर था 832। और मेरा था गेट बायोटेक्नोलॉजी। गेट बीटी में आपका AIR 23 था। हाँ। ओके। और अगर आप कुछ मोटिवेशनल मैसेज देना चाहो CSI नेट एक्सपेरेंट्स को, तो कोई मोटिवेशनल बात आप कहना चाहो, जो मतलब हो जाती है ना कि स्टूडेंट्स के भी दिमाग में रह जाती है, ऐसी कोई बात आप कहना चाहो। मतलब सबसे ज्यादा मोटिवेशन मैं यही कहूंगा कि हमेशा याद रखना कि तुमने एक क्यों स्टार्ट किया, हम्म। तुम्हारा टारगेट क्या था इस पे स्टार्ट करने के। तो कभी भी अगर मतलब ऐसा लॉस्ट फील हो कि मैं थोड़ा डायरेक्शन से भटक गया, तो मतलब ये याद करना चाहिए कि मैं ये करा क्यों था, मैं क्यों सीएसए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरा सपना क्या था। तो अगर ये कोई याद करे तो फिर मुझे लगता है कि मतलब उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वापस से ट्रैक पे आना चाहिए। हमने शुरुआत क्यों की थी, हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए। और इसके साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर बंसल बायोलॉजी के साथ अपनी जर्नी को 1 लाइन में डिस्क्राइब करना चाहेंगे सोमनाथ, तो आप क्या डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, मैंने जैसे कि बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस किया था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं सीरीज लिया था बंसल बायो से। तो इसीलिए उस पे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, और मैं सभी को यही कहूंगा कि मतलब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंस देना है। और हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि बंसल बायो से मैं क्यों बहुत मतलब अटैच्ड हूँ, क्योंकि हमेशा जो क्लासेस पे जो मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स रहता है, जैसे कि नॉर्मल साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्दर्न, ऐसे जो टॉपिक्स, तो उसका बंसल पे 8 मिनट 6 मिनट का वीडियो रहता है, जो मतलब इंस्टेंट देखने पे पूरा याद आ जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सो स्वीट सोमनाथ, सो स्वीट। सो सोमनाथ, इट वाज लवली टू टॉक टू यू, एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स अगले सेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, उन्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका सेशन। थैंक यू सो मच सोमनाथ फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। थैंक यू।